करमानी साहब, ये डॉन लीग्स क्या है? ये भी एक ट्रैप था। अच्छा, हाँ। असल वाकया मैं से चाहता हूँ कि देखें, आज इसका 25 में हमें बताएं। मुझे इसकी डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जाहिर है मुझे इनडायरेक्ट मालूम, चूंकि मैं वहीं होता था तो मुझे पता चलता रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक्चुअली एक सहाफ़ी हैं सिरिल अलमाइडा साहब, ए गुड मैन, मेरा उनसे ताल्लुक भी है। वो क्या इसको कहते हैं, उन्होंने उस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, बकौल मुझे जो बताया गया कि वो उन्होंने उनको फ़ोन कुछ किए तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बिजी थे, वो नहीं अटेंड कर सके फ़ोन। तावक्ते कि फिर सिरिल साहब ने शायद उनको मैसेज किया कि मैं इस तरह आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाइए मेरे सुबह ऑफिस, को ऐसी बात जो मुझे अब याद है इतनी। तो वो जब मिले सिरिल साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन परवेज़ रशीद साहब को, तो वो उनके हाथ में एक मीटिंग पॉइंट्स बनाए हुए थे उन्होंने कुछ। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को कहा कि ये कल जो मीटिंग हुई है सिक्योरिटी पे, उसमें ये हुआ है, ये बातें हुई हैं, ये बातें। तो जो मुझे मिनिस्टर साहब ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना कि वो जी उसने नवाज ने डांटा तो DGISI की क्लास ली है, इसकम भी गला, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं डिनाई करता हूँ। लेकिन उन्होंने, बादशाह लोग होते हैं, साफी बहरे आपके अपने सोर्सेज होते हैं, उन्होंने जाके अगले दिन गोडाउन में स्टोरी लगा दी। उस पर फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी जिसमें जो चौधरी निसार साहब ने एक बनाई थी इंक्वायरी कमेटी, उसमें परवेज़ रशीद साहब जाते रहे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर सिरिल अलमाइडा साहब के पास वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी, अगर थी भी, मफरूज़ा है ये, वो और कहीं से लीक हो सकती है, परवेज़ रशीद मिजाज का आदमी नहीं। उस पर ये इल्जाम लगा ना कि परवेज़ रशीद ने ये लीक की है, नहीं। अच्छा, उस मीटिंग में एक्चुअली ये हुआ था जो स्टोरी छपी? कौन सी? ये मुझे नहीं मालूम, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं। लेकिन आपने इधर लेकिन उधर मुझे जो पता फीडबैक मिली है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्यों? देखिए, APS का सानिया हो चुका था गालबन, हाँ। उसके बाद एक बना था नेशनल एक्शन प्लान, 20 के 21 पॉइंट एजेंडा था, ठीक है। और उसके बाद प्रोविंशियल एपेक्स कमेटियां बनी और सेंटर में एपेक्स कमेटी बनी। तो वो जो सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी उसमें जाहिर है सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त जख्मी था, पाकिस्तान के बच्चे शहीद कर दिए गए हुए थे और हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक खुल्लम खुला एक वॉर में गए हुए थे, ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अब वहाँ जाहिर है सवाल जवाब तो होते हैं। अब उसमें से किसने उन सवालों जवाब को ऐसा रंग दे दिया कि एक खलीज डालनी चाहिए बिटवीन दी गवर्नमेंट और फिर हुआ और वेस्ट, अनफॉर्चुनेट फौज और गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। लेकिन वो शुरू से खड़े हो गए थे ना, जब वो तो 2013 में एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लाना चाहती थी। तो ये एक जो तासुर है कि भी फौज में मेच्योरिटी जो फौज की है, शायद वही नवाज शरीफ को पसंद नहीं करती। ये कितने किस हद तक दुरुस्त है? एक जमाने में तो मियां साहब भी फौज के बड़े पसंदीदा रहे, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ अफराद ऐसे आ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अपने कुछ नज़रियात होते होंगे जिनमें हो सकता है उनके अपने नज़रियात में या अपने मकासद में नवाज शरीफ साहब फिट नहीं आता, ठीक, ये भी हो सकता है। तो खैर वो डॉन लीग्स में मैं समझता हूँ ज्यादती की गई, फिर इनको कुर्बानी देनी पड़ी, ज्यादती की गई परवेज़ रशीद साहब के साथ। तो आप क्या समझते हैं, जब ये रहील शरीफ साहब आते थे, मुलाकातें होती थी, किस किस्म वज़ीर आज़म साहब जब किसी के साथ मोहब्बत का इजहार करते थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, किस तरह के ताल्लुकात थे उनके? यानी जिस तरह का मैं जानता हूँ, वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपके आबा अजदाद कहाँ से आए थे, इस तरह की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है उनको, बीवी बच्चों के बारे में पूछते हैं वो, तो इनकी कामकाज का पूछते हैं वो, फिर उनको नाम याद हो जाते हैं वो। तो ये मतलब उस वक्त के चीफ के साथ कैसे मामला थे? नवाज शरीफ साहब बहुत एक कर्टियस आदमी है, बहुत कर्टियस आदमी, कोई छोटा हो या बड़ा हो वो यकसा इज्जत करते हैं। ये मैंने उसमें नवाज शरीफ साहब में क्वालिटी और है। जब रहील शरीफ साहब आते थे तो मियां साहब उनको मिलते थे, बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे और सी ऑफ करने फिर जाते थे।
रिसीव नहीं करते थे, रिसीव अपने चैम्बर में ही करते थे, लेकिन सी ऑफ करने ज़रूर जाते। प्रोटोकॉल क्या कहता है? ना भी जाए तो कोई नहीं है, कोई लेकिन मसला नवाज शरीफ साहब का एक उनका ये नहीं कि उनको वो सबको जो भी एक मेहमान मिलने आ गया ना, उनको जो भी मेहमान मिलने आया, चाहे वो कोई आर्मी चीफ है, चाहे वो कोई सिविल है, उसको वो छोड़ने ज़रूर आते हैं। ये उनकी एक है। बहरहाल, लेकिन उसके बाद एक दिलचस्प वाक़या हुआ जनरल बाजवा साहब के दौर में। दिलचस्प या कह लें या बैड टेस्ट कह लें, वो नहीं होना चाहिए था। तो वो अगर देखें, अगर मौका हुआ तो जिक्र कर। जनरल बाजवा कैसे आए, आर्मी चीफ कैसे बने, किसकी रिकमेंडेशन है? कुछ लोग कहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ लोग नहीं, मुख्तलिफ नाम लेते हैं उनके, वो उनके शागिर्द थे। इरफान सिद्दीकी साहब के उनके साथ मरासम ज़रूर थे उनके, मेरे ख्याल इन-लॉज में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ सिर्फ हो सकता उन्होंने कहा हो, लेकिन और भी लोग होंगे, लेकिन मैं कुछ इसमें कतई तौर पर नहीं कह सकता कि उनकी लॉबी कौन सी थी। लेकिन उस वक्त क्या माहौल बना था, जैसे हम रहील शरीफ वाला बता रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था? क्या इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, अचानक हुआ, क्या हुआ? नहीं हुई थी मीटिंगें। मुझे याद है कि जब ये जनरल बाजवा साहब का हो गया था फैसला, मियाँ साहब ने कर लिया था, तो वो एक मीटिंग थी सिलेक्ट सी, तो मियाँ साहब ने मेरी मौजूदगी में उन्होंने MS साहब को कहा था कि जी मैंने इस तरह जनरल बाजवा को डिसाइड कर लिया है आर्मी चीफ बनाने का। तो वो ज़ाहिर है फिर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, फिर वो एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, आर्मी चीफ के, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, जो न्यू नॉमिनेशन होती है। तो आई रिमेंबर कि वहाँ उस दिन इत्तफाक से इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे उस वक्त जब ये बात हुई। ठीक है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो ये खबर मैं ना उन तक पहुँचा दूँ। हाँ, आर्मी चीफ बनने की खबर। हाँ जी। कितनी ज़बरदस्त खबर होती है बंदे की ज़िंदगी में। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी मीनिंगफुल स्माइल के साथ उन्हें कहा कि हाँ आप कह दें। तो किसको कहेंगे? तो उन्होंने कहा शायद कि उनके फादर इन लॉ या कोई उनके अजीज़ है, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा कर लें। नवाज शरीफ खुले दिल था, उन्होंने कहा कर। तो वो फिर मुझे याद है PM चैम्बर के बाहर एक छोटी सी नुक्कड़ है वॉशरूम्स के साथ, तो वहाँ इरफान साहब ने खड़े हो गए, फिर किसी को टेक्स्ट किया था, नहीं वॉच टीम के कर रहे हैं बस, ठीक है। तो जनरल बाजवा साहब हो गए। एक चीज़ मैं यहाँ खुद कहना चाहूँगा, जो मैंने नोट की और मैं समझा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और शायद ये भी एक चीज़ ऐसी थी जो जनरल बाजवा को, शायद मैं कह रहा हूँ, नागवार गुजरी हो। ये क्या बात थी? पुरानी या वीडियो क्लिप्स निकलवाएं कि जब जनरल राहील शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को मिलने आते थे, तो 2 चेयर्स होती थी साथ साथ, दरमियान में टेबल होती थी। एक तरफ राहील शरीफ साहब तशरीफ फरमा होते थे, ये टेबल है, और इधर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, और पीछे 2 झंडे होते थे। ऑल राइट। जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई, तो जिस दिन उन्होंने मिलने आना था, तो जब मैं PM हाउस सुबह रोज़ ही जाता था, सुबह से शाम तक वहीं होता था, तो मैंने देखा कि वो सिटिंग प्लान चेंज हो गया। अच्छा, अब क्या सिटिंग प्लान था? अब सिटिंग प्लान ये था कि जो अब भी मौजूद है, कि जी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की चेयर पड़ी है। ठीक। तो मैंने वहाँ एक स्टाफ के बंदे को पूछा, मैंने कहा भाई ये आपने ये कुर्सियाँ उठा दी हैं दूसरी, तो यहाँ तो आर्मी चीफ बैठता होता था साथ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो यही डिसाइड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो एक कुर्सी रहने दें, बस वो मैं जहाँ टेबल के क्रॉस बैठता हूँ तो वो सामने मुझे बैठे। तो आपको लगता है कि पहली मुलाकात से ये फासलों की कहीं ये मैंने फील किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब की अपनी जहन की पैदावार, किसी का मशवरा होगा। मुझे मालूम है किसका मशवरा था, तो लेकिन मैं यहाँ नहीं कह सकता, फिर वही मैं बाद में बताऊँ। और नवाज शरीफ साहब के साथ हैं अभी भी जिनका मशवरा था? हाँ जी। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब को उन्हीं की वजह से नुकसान पहुंचे पहले भी? वो वाला नुकसान पहुंच गया होगा जो अगर पहुंचा, बाकियों का नहीं। तो जनरल बाजवा तो मिलने में बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े जनाब जॉली भी थे। ठीक था सब, लेकिन देखें मैं आपको बताऊं, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो तुली बैठी हुई थी नवाज शरीफ को। तो आप कहते हैं कि उन्होंने चीफ को भर दिया होगा आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट्स दे के, चीजें दे के। और देखें ना, जुडिशरी भी उस वक्त आपकी बहुत खिलाफ, तो माहौल एक बन गया। एक फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ को हमने भेजना है। नवाज शरीफ को इस फैसले का पता चल चुका था?
मियाँ साहब जब शुरू में, मुझे याद है जब मीटिंग्स होती थी तो उस वक़्त मियाँ साहब कहते होते थे यार मेरे हाथ साफ हैं, मैंने कुछ नहीं किया, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के करीब था, JIT का फैसला गालबन आ चुका था, तो फिर वो सुप्रीम जो नाहलियत से पहले, जी ठीक, तो मुझे पता चल रहा था कि बात जी, किस जी, तरफ जा तो मुझे रही है। याद है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की, मुझे कहा बुलाएं मीटिंग, एक सेलेक्ट मीटिंग थी जिसमें मेन कैबिनेट मेंबर्स भी थे। उस मीटिंग में शहबाज साहब नहीं थे गालबन, तो खैर एनीवे, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये नहीं, ये नेगेटिव फैसला करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस्तीफा एज ए स्टेप डाउन करूँ प्रोटेस्ट के लिए वो सारा। तो उस पर जब राय ली गई तो सारे चुप कर गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं, सारे ने मुंह में उंगलियां डाल ली, उन्होंने अपने झंडे खतरे नजर आने शुरू हो गए। अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करता है तो तो कैबिनेट भी डिसॉल्व हो जाती है। हम्म, वो सारे गूंगे बन गए। तो मुझे बड़ा गुस्सा सा चढ़ा, क्योंकि मैं कि ये जितने लोग बैठे हैं बशमूल मेरे, इन्होंने तो इन्हों घर वाले ना वोट पावे, इन्होंने तो वोट पैंदा नवाज शरीफ दे मुंह पिछे। आज वो कह रहे हैं चलो अगर तुसी उनकी बात को अपोज भी करना है तो दलील से करेंगे, नहीं जी आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। अब कोई नहीं बोल रहा तो मैंने हाथ खड़ा किया, तो मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि तुसी भी आज गल करनी है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है 24 आवर एक्सेस होता था, मैंने जो भी बात करनी होती थी मुझे मौका मिलता था। मैं कहा जी आज मैंने, इसलिए मैं मीटिंग में इतना नहीं बोलता था, बस लिख लेता था। मैं कहा मैंने करनी है, तो मैंने उन्हें कहा जी कि बात ये है कि जो नज़र आ रहा है ये हमें नहीं छोड़ने लगे, एक एफर्ट कर लें, अगर कोई मामला संभल जाते हैं नहीं तो स्टेप डाउन ना करें, आप इलेक्शंस अनाउंस कर दें फ्रेश। उसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद रहते हैं। तो उस पर मेरी उस बात की गालबन एक आध किसी ने तायद भी की। वहाँ उस मीटिंग में हुसैन नवाज शरीफ भी मौजूद थे, मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो मियाँ साहब सुन के ज़रा थोड़ा हुए, तो इतनी देर में एक वफाकी वजीर थे, मैं चुप कर गया ये कह के। तो उसके बाद मुझे कहा, मैंने कहा सर मैंने एक और बात कहनी है। तो वो वफाकी वजीर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़े नामवर हैं। उन्होंने मेरा घुटना पकड़ के कि यार मरवान नहीं, बस ऐसे रुक जा, किस पास से टूर पेंगे, इलेक्शन दोबारा करा दें। मैंने कहा ना इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, JIT CIT फैसले ही तो दूर हो जाएंगे सारे, एक इलेक्शन फीवर हो जाएगा, नया प्रोसीजर, नया काम शुरू। तो जब ये कोई ना बोल रहे, तो जब मैंने ये बात कर ली तो मैंने कहा मियाँ साहब मैंने प्राइम से एक और बात, मैंने कहा लेकिन जी इसके बाद भी अगर जो आपका फैसला है हम आपके फैसले के साथ, ठीक, मैंने एक अपनी राय भी दे दी। और खैर उसके बाद जितने वुज़रा से बात हुई उसमें किसी वजीर ने मियाँ साहब को साइडी को एग्री नहीं किया कि नहीं जी समझते। कोई कहे जी मेरा फलाना काम पाए तकमील तक पहुंचने वाला है, कोई कहे जी लोड शेडिंग जीरो। अच्छा, अपने मंसूबे को वो हो गया उन्हें सबको। तो मैं समझ रहा था कि सारे अपने चंडे निकल पे गए, तो मुझे गुस्सा चढ़ा। तो मुझे पता नहीं ये करना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने एक पर्ची पे कुछ लिख के, तो वो पर्ची लपेट के, तो मैंने मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर ऐसे बैठे हैं सामने, तो मैंने जाकर टेबल पे रख के उनके तो खड़ा हो गया वैसे। उन्होंने पर्ची खोली, देखी, ऐसे मेरी तरफ देखा, ऐसे करके पर्ची को मरोड़ के तो डस्टबिन में फेंक दी। मैं कहना ऐसे ना सुन, क्योंकि मुझे क्या पता यार कौन लोग यहाँ बाद में हमारे कागज वो रद्दी इकट्ठी करते होंगे, उनमें कोई कौन है हूँ दोस्त तो कह दिया किरमानी ने की लिख के दिता सी, तो कल मैनू कहते लै यार चूंकि मैं गरीब आदमी में की सी उस पर्ची तो मैंने पर्ची जेब में डाली, फिर मैंने अपनी रिहाइशगाह पे आकर उसको खुद आग लगाकर कूड़ेदान में फेंका। मैंने उस पर लिखा था कि सर आप बहादुर हैं लेकिन हारे हुए लश्कर में। जाए पूछे मियाँ साहब को, मैं हल्फन ही बात कह रहा हूँ, नहीं कही।